नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के पार्ट 3 चैप्टर नंबर आपका सॉल्यूशन जो है उसमें विलेता टॉपिक को अपन आज निरंतर करेंगे। विलेता टॉपिक जो आपके पास में विलेता दोस्तों जो आपके पास में यहाँ पर अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो आपके पास में विलियन है वो विलियन यहाँ पर द्विअंगी विलियन अपन लेते हैं। द्विअंगी विलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपके पास में अवयव जो है उस विलियन के अवयव जो है वो कितने होने चाहिए, दो, घटक ए और घटक बी, या विलेय या फिर विलायक होने चाहिए। सर यहाँ पर जो विलेता है वो विलेता का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर द्विअंगी विलयन जो अपन ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, द्रव्य विलयन लेंगे। मतलब यहाँ पर या तो ठोस विलय हो सकता है या द्रव विलायक हो सकता है। यहाँ पर द्रव विलय हो सकता है, विलायक द्रव हो सकता है। यहाँ पर विलय जो है वो गैस हो सकता है और विलायक कौन सा हो सकता है, द्रव हो सकता है। सर यहाँ पे जो आपके पास में विलेता जो हम पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो ठोसों की द्रव में विलेता और गैसों की द्रव में विलेता। देखो दोस्तों, जो आपकी विलेता जो है वो क्या होती है, किसी विलय की वह अधिकतम मात्रा या किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल चुकी हो या निश्चित ताप पर विलायक में क्या हो चुकी हो, घुली हुई हो। तो सिंपल सी बात, अपन विलेता को अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर जो निश्चित ताप पर जो निश्चित ताप पर विलायक की उचित ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा में विलायक की अधिकतम मात्रा में विलायक की अधिकतम मात्रा में घुली होती है, विलेता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेता कहते हैं। विद्यार्थियों, विलेता जो है अपन यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, ठोसों की द्रव में विलेता और आपके पास में गैसों की द्रव में विलेता। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, विलेता को अपन किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा में घुली हुई हो। अब दो कैसे, आपके पास में यहाँ पर एक शर्त तो ये होनी चाहिए कि ताप कैसा हो, निश्चित। ताप कैसा होना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा जो घुल चुकी है और विलायक भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर अधिकतम मात्रा होना चाहिए। इसी कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, विलेता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर विलेता जो है अपन बात करेंगे आगे की विलेता जो है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। विलेता कितने कारकों पर निर्भर करती है, विलेता दो कारकों पर निर्भर करती है। विलेता की निर्भरता, देखो सर विलेता की निर्भरता किस प्रकार से होती है, तो पहला जो विलेता निर्भर करेगी वो करेगी ताप पर, दूसरा करेगी दाब पर। मेनली आपके ताप और दाब पर निर्भर करती है। जो आपके निर्भर करती है वो विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। विलेता विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करती कि विलेय कैसा है। पास में विलेयता जो है वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो तीन चीजें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, विलेयता जो है वो ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है और विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। सर विलेयता की निर्भरता के बारे में आपने बताया है कि विलेयता जो है वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करती है और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करती है तो विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर कर सकती है। तो विलेयता जो है विलेय की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। तो चारों पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। सिंपल सिंपल टर्म्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। अच्छा दोस्तों, विलेयता की निर्भरता ताप दाब विलेय की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो विलेयता है वो किन किन चीजों पर पढ़ेंगे। तो पहली जो विलेयता पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं अपन यहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता। पहला क्या पढ़ते हैं अपन यहाँ पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बात को आप अच्छे से कंप्लीट करें। जैसे ठोसों की द्रव में विलेयता अपन क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों विलेयता जो है वो किसी घुलने की क्षमता एक तरह से या घुलने की प्रक्रिया है, घुलनशीलता अपन कह सकते हैं। कोई पदार्थ किसी के अंदर घुल रहा हो तो उसकी विलेयता हो चुकी। सर विलेयता जो है इसमें पहला अपन ने टॉपिक लिया है वो ठोसों की द्रवों में विलेयता, मतलब ठोस पदार्थ द्रव के अंदर क्या हो रहा होगा, हो रखा होगा, घुल रहा होगा। अब जब ठोस पदार्थ द्रव में घुलता है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, जब ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि सर
ठोस जो होते हैं वो द्रव में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं कि ध्यान रखिए इस बात का कि प्रत्येक ठोस द्रव में घुले, प्रत्येक ठोस द्रव में घुले, क्या ये बात सही है? तो प्रत्येक ठोस द्रव में घुले यह निश्चित नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि प्रत्येक ठोस जो है वह द्रव में घुले। जैसे जैसे अपन बात करते हैं कि आपके पास में कोई ठोस ऐसा हो, जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे शुगर और आपके पास में यहाँ पर चीनी, शुगर जो है आपके पास में और जल, शुगर जल के अंदर क्या हो सकती है? घुलनशील हो सकती है, घुल जाती है, लेकिन वही शुगर जो होती है वो कहाँ नहीं घुलेगी? आपके बेंजीन में नहीं घुलती। यदि अपन बात करूं एंथ्रासिन की बात करूं, तो एंथ्रासिन जो होता है वो जल में नहीं घुलता, परंतु बेंजीन के अंदर क्या करता है? आसानी से घुल जाता है। तो सर ऐसा क्यों है यहाँ पर? तो ऐसा क्यों होता है, देखना, ध्यान समझना इस बात को। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर कि जो आपके पास में शर्करा जो होती है, शर्करा व NaCl मतलब नमक, नमक का विलयन, नमक जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। सही बात है ये, ठीक है। परंतु शर्करा व NaCl कहाँ घुलते नहीं है? NaCl बेंजीन में नहीं घुलते, बेंजीन में नहीं घुलते। क्लियर? वही दूसरी बात करूं मैं कि सर जो एंथ्रासिन होता है, एंथ्रासिन व नेप्थेलिन, नेप्थेलिन बेंजीन में घुलनशील है, बेंजीन में घुलनशील है, परंतु जल में नहीं। तो सर यहाँ बात क्या हो रही है कि सर मैंने यहाँ पे क्लियर कहा है कि प्रत्येक ठोस द्रव में निश्चित नहीं है कि वो घुले। इसका मैंने उदाहरण बताया आपको कि शर्करा व NaCl जल में घुलती है, सबको पता है, लेकिन शर्करा व जो आपका नमक है वो आपके बेंजीन में घुलेता है नहीं, तो बेंजीन में घुलता ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर बात करी मैं कि एंथ्रासिन और नेप्थेलिन जो होते हैं बेंजीन में तो घुल जाते हैं, परंतु जल में नहीं घुलते। तो प्रत्येक जो ठोस है वो द्रव में घुले, ऐसी की बात नहीं है। सर ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं घुलते हैं? ऐसा क्यों होता है कि यह नहीं घुलते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है कि ध्रुवीय विलय विलायकों में, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय विलय तथा अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे दोस्तों, और अध्रुव विलय कहाँ घुलेंगे? अध्रुव विलायकों के अंदर क्या होंगे? घुलेंगे। ये बात आपको इसके क्या बता देगा? कारण बता देगा। इसका मतलब एक साफ सा मीनिंग हुआ, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? कि समान समान को घोलता, क्या कह सकते हैं यहाँ पर अपन? समान समान को घोलता है। इसको क्या कह देंगे अपन? समान समान को घुलता है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे और अध्रुवीय विलय जो होंगे वो अध्रुवीय विलायकों के अंदर घुलेंगे। कंफर्म हो जाए चाहिए आपको, यहाँ से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रत्येक ठोस जो है वो द्रव के अंदर नहीं घुलते हैं। आपको मैंने उदाहरण बता दिए। और क्यों नहीं घुलते? क्योंकि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलते और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अब सर दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास में ठोस जो है वो द्रव में घुलता है, जब ठोस पदार्थ द्रव के अंदर क्या होता है? घुलता है, तो क्या होता है वहां पर? ध्यान समझिए इस बात को आप कि जब ठोस पदार्थ, ठोस विलय जो होता है, वह ठोस विलय जो है वह ठोस पदार्थ जब जल में या द्रव में, जल में कंफर्म नहीं है ऐसा कि जल में ही घुले, ठीक है, द्रव में घुलता है, द्रव में
घुलता है तो ठोस के द्रव में घुलने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन? विलीनीकरण। क्या कहेंगे अपन इसको? विलीनीकरण। क्या कहेंगे? विलीनीकरण। सिंपल सा टर्म्स है। विलीनीकरण किसे कहते हैं? कि ठोस पदार्थ का द्रव में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन विलीनीकरण कहते हैं। इसी अवस्था में जब विलीनीकरण की अवस्था चल रही होती है तो इसी अवस्था में क्या होता है दोस्तों? इसी अवस्था में विलय के कण ठोस विलय से क्या करते हैं? संघट्ट करते हैं। संघट्ट मतलब क्या करते हैं? यहाँ पर टक्कर करते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है? विलय के कण क्या करने लग जाते हैं? आपके ठोस विलय के कणों से क्या करने लग जाते हैं? टक्कर करने लगते हैं जिससे क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टलीकरण। जिसे क्या कौन सी अवस्था कहेंगे अपन? सेकंड पोजीशन क्रिस्टलीकरण कहेंगे। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला जो हो रहा है आपके पास में क्या होगा? यहाँ पर विलीनीकरण होगा और दूसरी पोजीशन पे क्या होगा? यहाँ पर क्रिस्टलीकरण होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास में सबसे पहले विलीनीकरण हो जाता है, इसी अवस्था में धीरे धीरे क्या होता है? ठोस विलय के कण जो होते हैं वो विलय कणों से धीरे धीरे टक्कर करते हैं, संघट्ट करते हैं और टक्कर के दौरान जो प्रक्रिया जो हो रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब जैसे ही क्रिस्टलीकरण जो होता है तब तक चलता है जब तक कि दोनों कण जो होते हैं आपके ठोस विलय के कण और विलायक के कण जो है, द्रव के कण जो है, वो जब तक आपके साम्य में नहीं आ जाते, जब तक उनमें गतिक साम्य की स्थिति नहीं आ जाती, तब तक ये क्या करते हैं? टक्कर करते रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है? अंत में साम्य स्थापित हो जाता है। अंत में साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य स्थापित हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? कि ठोस के कण जो होते हैं वो द्रव के कणों के अंदर क्या होने लग जाते हैं? घुलनशील होने लग जाते हैं। ठोस लगभग द्रव के अंदर पूर्ण तरह से क्या हो जाता है? घुलनशील हो जाता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? कि अंत में क्या हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से ठोस जो होता है द्रव के अंदर क्या होते हैं? घुलने लगते हैं। ठीक है भाई? अब जब साम्य स्थापित होगा, जब क्या होगा? अंत में जब साम्य स्थापित होगा, जब साम्य स्थापित होगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी? साम्य स्थापित होने पर सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? स्थिर हो जाएगी। तो साम्य स्थापित होने पर सांद्रता क्या हो जाएगी? यहाँ पर जब विलयन होगा उस विलयन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा कि जो ठोस पदार्थ जब क्या हो? ठोस पदार्थ जब द्रव में घुलता है तो ठोस के द्रव में घुलने की इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? अपन विलीनीकरण कह रहे हैं। इसी अवस्था में विलय के कण ठोस विलय के कणों से संघट्ट अर्थात टक्कर करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलीकरण हो जाता है तो अंत में जो ये अवस्था आती है वहां तब तक क्रिस्टलीकरण होगा जब तक कि वहां पर क्या हो जाए? उसकी सांद्रता स्थिर नहीं हो जाए। या सांद्रता स्थिर का मतलब हुआ कि जब तक कि वहां पर साम्य स्थापित ना हो जाए। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? यहाँ तक ये बात कि साम्य स्थापित जब तक नहीं होगा तब तक कि आपके पास में यहाँ पर क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के दौरान वहां पर जो ठोस विलय के कण जो है वो विलय के कण के अंदर मतलब कि जाके ठोस के कण जो है वो द्रव के अंदर क्या हो जाए? पूर्ण रूप से विलयीकृत नहीं हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अंत में जब बात करते हैं अपन यहाँ पर तो दो टर्म्स और पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स? पहली जो टर्म्स आती है वो आती है यहाँ पर संतृप्त विलयन की। कौन सी आ जाती है? संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? कि जब विलय पदार्थ जब विलायक के अंदर घुलनशील होता है तो एक गतिक साम्य की स्थिति के बाद जो साम्य स्थापित होने के बाद जब जब साम्य स्थापित हो जाए उसके बाद विलय के कण और अधिक मात्रा में नहीं घुलते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जो साम्य स्थिति के पश्चात और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उस विलायक के अंदर नहीं घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पर? संतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरा टर्म जो आता है वो आता है असंतृप्त विलयन। दोस्तों दूसरा कौन सी चीज आती है यहाँ पर? आपके असंतृप्त विलयन। इसका मतलब ये होता है कि जो विलय के कण जो होते हैं वो विलायक की निश्चित मात्रा में जब इस तरीके से हो, साम्य की स्थिति हो, तब भी क्या हो? वो उतनी ही मात्रा में क्या हो जाए? वापस घुल जाए और अधिक मात्रा में घुलने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहेंगे अपन? असंतृप्त विलयन। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें क्या हो? वहां पर आपके पास में विलय की निश्चित मात्रा में विलय जो है वो अधिक मात्रा में क्या हो जाए? घुलनशील हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपन? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहे तो संतृप्त विलयन क्या होगा? कि सर वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घुले, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर और दाब पर और अधिक विलय नहीं घुलते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन? संतृप्त विलयन। और यदि घुल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन?
असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है भाई। तो असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं। तो ये दो चीजें और आप इसके अंदर कंप्लीट रखें। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक आपका? ये संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन आपके पास में यहाँ पर होते हैं। सर यहाँ पर जो आपके पास में मैंने कहा कि जब ठोस पदार्थ जो है वो द्रव के अंदर क्या हो चुका है, घुलनशील हो चुका है, तो अब जब ठोस पदार्थ द्रव के अंदर घुलता है तो कौन कौन सी स्थिति जो है उसको प्रभावित करती है? तो पहली जो स्थिति होती है वो होती है ताप का प्रभाव। पहली स्थिति कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पर ताप का प्रभाव। तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है? हम जानते हैं कि लो-सुतुल्य नियम के अनुसार जब आपके पास में यहाँ पर जब ठोस जो है वो द्रव के अंदर विलीनीकृत हो रहे होंगे, विलय हो रहे होंगे, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रखी होगी। और अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? या तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। दोस्तों जब अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रक्रम में हो, जब वहां पर जो प्रोसेस हो रही होगी, यदि वो ऊष्माशोषी होगी तो आपके पास में ताप के बढ़ने पर, आपके ताप के बढ़ने पर वहां पर विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि अभिक्रिया जो है या वहां का जो प्रक्रम हो वो कैसे हो? ऊष्माशोषी प्रक्रम हो, तब वहां पर जो आपके पास में विलेयता जो होगी वो ताप के बढ़ने पर हमेशा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस बात को आप अच्छे से कंसेप्ट के रूप में याद रखें। किस कौन से नियम के अनुसार? ले-सेतुल्य नियम के अनुसार। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? दूसरा जो प्रभाव होता है, दूसरा प्रभाव होता है यहाँ पर दाब का प्रभाव। प्रभाव कौन सा होता है यहाँ पर दोस्तों? दाब का प्रभाव। सर दाब का प्रभाव जो है वो ठोसों की द्रव में विलेयता पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता की बात करें तो ठोस की द्रव में विलेयता का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को आप अच्छे से कंप्लीट रखें कि जब बात करें किसकी अपन यहाँ पर दाब के प्रभाव की बात करें, जो ठोस जब द्रव में घुल रहा होगा तो वहां पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस एवं द्रव जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? असंपीडी प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर ठोस व द्रव किस प्रकृति के होते हैं? ठोस व द्रव असंपीडी प्रकृति के होते हैं, असंपीडीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। क्लियर हुआ? और यहाँ पर क्या बात करेंगे ताप प्रभाव के अंदर कि यदि जो आपके पास में प्रोसेस जो है वह ऊष्माशोषी हो, वो प्रोसेस कैसी हो? ऊष्माक्षेपी हो। यदि प्रोसेस ऊष्माशोषी होगी तो क्या होगा? ताप के बढ़ने पर क्या होगी? विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो ताप के बढ़ने पर विलेयता जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। विलेयता कौन सी वाली दोस्तों? ध्यान रखें, ठोस की द्रवों में विलेयता। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ताप एवं दाब का प्रभाव अलग अलग विलेयता के लिए अलग अलग रूप से प्रभावित होगा। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक आपका? तो पहला ताप का प्रभाव हो चुका है। दूसरा कौन सा प्रभाव है दोस्तों? दाब का प्रभाव। ये आप अच्छे से कंप्लीट रखें। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और ऊष्माशोषी प्रक्रम को आप अच्छे से समझे, यही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा है वो है आपके पास में ठोस का द्रव में विलीनीकरण। ठीक है भाई, ठोस के द्रव में विलेयता। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो कौन सा आता है? गैस का जो है वो द्रव के अंदर विलेयता। आपके पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दूसरा जो पॉइंट आता है इसका, वो आता है कौन सा आपके पास में? यहाँ पर गैस की द्रव में, जब गैस जो होती है वो द्रव में विलय होती है तो क्या क्या प्रभाव वहां पर होता है? जब गैस जो है वो द्रव के अंदर यहाँ पर विलयनीकृत होती है या विलय होती है तो वहां पर और क्या क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस का जो है वो द्रव के अंदर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखो दोस्तों कि अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो गैस होती हैं वह द्रव में घुलनशील होती हैं, ये अपन जानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास में दो प्रकार की गैसें मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन गैस और मैंने कहा यहाँ पर कौन सी गैस? HCl गैस। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात कर हम समझे तो गैस जब द्रव के अंदर विलय होगा, जब गैस द्रव के अंदर विलय होती है तो ऐसा नहीं है कि सारी गैसें जो होती हैं वो द्रव के अंदर निश्चित मात्रा में घुलनशील हो या सभी एक ही स्पीड से क्या हो उसके अंदर घुलनशील हो, ऐसा नहीं होता। जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल में कम घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? कम घुलनशील होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है यह कि ऑक्सीजन गैस की विलेयता जल में किस प्रकार की होती है? तो बहुत कम विलय होती है। यही मैं HCl गैस की बात करूं तो यह जल में अत्यधिक विलयशील होती है, अत्यधिक विलयशील होती है, जल में अत्यधिक विलयशील होती है।
ऐसा क्यों होता है अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो ध्यान समझे इस बात को कि सर ऐसा नहीं होता है कि सारी गैसें जल के अंदर अच्छी तरीके से घुलनशील रहे या सारी गैसें जो होती है द्रव के अंदर अच्छी तरह से घुलनशील रहे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया है कि पहला जो बताया मैंने आपको क्या बताया है कि सर ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल के अंदर क्या होती है, आसानी से नहीं घुलती, जबकि मैं बात करूं एचसीएल गैस की बात करूं तो वो जल के अंदर आसानी से घुल जाती है। पहला पॉइंट ऐसा मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पर सर, पॉइंट ये है कि सभी गैसें जल में घुलनशील नहीं होती। ठीक है, ये आपका पॉइंट था, इस पॉइंट को अपने इस उदाहरण के द्वारा समझा है। देखो सर, जो आपके पास में जो गैस है वो द्रव के अंदर किस प्रकार से विलय होते हैं, इस बात को आप अच्छे समझे कि आपके पास में मान लिया मैंने कि एक प्रकार का ये पात्र है, इस पात्र में ये जो लगा हुआ है वो क्या है आपका पिस्टन, ये जो लगा हुआ है वो क्या है आपके पास में पिस्टन, और यहाँ पर आपके पास में ये जो है वो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और ये गैस के कण यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर जब गैस द्रव के अंदर परिवर्तित होता है तो किस प्रकार से होता है, इस बात को आप अच्छे से कि जैसे जैसे अपन इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जैसे जैसे अपन ने प्रेशर को बढ़ाया तो जैसे जैसे दाब को बढ़ाते हैं तो ये गैस के कण जो होते हैं वो द्रव के अंदर क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे घुलनशील होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे पिस्टन को प्रेस किया तो यहाँ पर जैसे पिस्टन को प्रेस किया, मैंने मान लिया पिस्टन को यहाँ तक मैंने प्रेस किया तो आपके पास में जो कण होंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। सर ये बात क्या स्पष्ट कर रही है, देखो ध्यान समझना इस बात को, जैसे जैसे आपने प्रेस किया इसको, जैसे जैसे आपने दाब को बढ़ाया वैसे वैसे प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। जैसे जैसे आपने प्रेस किया इसको, जैसे जैसे आपने दबाया इसको, पिस्टन को जैसे जैसे आपने दबाया वैसे वैसे प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। और जैसे जैसे प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई तो उसकी अणुओं की संख्या की दर में भी क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। और दर में वृद्धि होने के कारण ये क्या करने लग जाते हैं, ये कण जो होते हैं वो द्रव के अंदर क्या होने लग जाते हैं, घुलनशील होने लग जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है सर, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दाब के बढ़ने पर प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे जिससे क्या होगा, वहां पर जो आपके पास में गैस होगी वो द्रव के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। मतलब अपन ये कंसेप्ट निकाल सकते हैं यहां से कि सर गैस की द्रवों में विलेयता दाब के बढ़ने के साथ में बढ़ती है क्या, तो ये बात सत्य है कि दाब के बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट यहाँ पर आपको। तो इस बात को आप ध्यान समझे, इस वाले कंसेप्ट को आप ध्यान समझे कि जैसे आपने पिस्टन को प्रेस किया प्रति इकाई आयतन में अणु संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात अपन कह सकते हैं कि वहां पर आयतन में वृद्धि प्रति इकाई जो अणु जो है उनमें उनकी जो दर होगी उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे वहां पर गैस के अणु जो होंगे वो द्रव के अंदर क्या होने लग जाएंगे, कन्वर्ट होने लग जाएंगे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सर दाब बढ़ाया तो वहां पर आपके पास में जो गैस है वो द्रव के अंदर कन्वर्ट होने की दर भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हुआ। तो यहाँ से मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर कंसेप्ट लिख देता हूं, मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्या सीखा बना यहाँ पर कि सर दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाया तो प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन आयतन में अणुओं की संख्या में, अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई, और अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई तो वहां पर जो रिएक्ट ऑफ रिएक्शन दर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दर बढ़ने पर जो गैस होगा वो गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। गैस की द्रव में विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपने यहाँ पर दाब बढ़ाया प्रति इकाई आयतन में अणु संख्या में वृद्धि हुई और उससे गैस की द्रव में विलेयता भी बढ़ जाएगी। मतलब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि दाब के बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। ये बात आप अच्छे से समझे कि गैस के दाब बढ़ाने पर किस प्रकार से गैस के जो कण होते हैं वो द्रव के अंदर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर विलयशील हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि सबसे पहले एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है, जो आपके पास में गैस के कण जो हैं, गैस के कण, गैस के कण की द्रव में विलेयता, की द्रव में विलेयता
ठीक है। सबसे पहले जो है आपके पास में गैस के कण के द्रव में विलेयता और दाब के मध्य, गैस के कण के द्रव में विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध जो दिया था आपका, वो दिया था आपके किसने, हेनरी साहब ने। हेनरी ने सबसे पहले क्या किया था, गैस के कण और आपके पास में यहाँ पर क्या है, गैस के कण में, गैस के कण की द्रव में विलेयता और दाब के मध्य क्या दिया था, यहाँ पर आपके संबंध दिया था। हेनरी साहब ने वास्तविकता में कहा क्या था, हेनरी साहब ने वास्तविकता में ये कहा था कि जब गैस के कण या जो आपके पास में गैस जो है वो द्रव में जब विलय होती है तो दाब की क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। लेकिन उसी समय उन्हीं के समकालीन में डाल्टन साहब भी थे और डाल्टन साहब ने इस गैस की कणों की विलेयता को मोल भिन्न से क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। तो वहां पर आपके पास में हेनरी साहब ने नया नियम दिया। हेनरी साहब ने नियम क्या दिया, नियम ये दिया कि गैस की विलेयता जो होती है या द्रव की जो विलेयता होती है, गैस के कण जो है वो जब द्रव में विलय होते हैं तो इनका जो दाब होता है वो आपके मोल भिन्न के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो मैं यहाँ पर हेनरी के नियम की बात करूं तो हेनरी साहब ने सबसे पहले कहा क्या था, तो हेनरी साहब ने सबसे पहले यह कहा था कि स्थिर ताप पर कि भाई ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर ताप पर, ताप कैसा हो भाई, निश्चित हो, ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस विलयन के, उस विलयन की सतह पर लगने वाले दाब के सीधे समानुपाती होती है, सीधे क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बात क्लियर हुई आपको। लेकिन इसी के टाइम पे कौन सा आ गए थे यहाँ पर, डोल्टन साहब आ गए थे और डोल्टन साहब के आने के बाद इस परिभाषा में थोड़ा सा क्या हो चुका था, परिवर्तन हो चुका था। और परिवर्तन क्या हुआ था दोस्तों यहाँ पर, तो परिवर्तन हुआ था कि आपके पास में हेनरी साहब ने सबसे पहले क्या कहा था, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस विलयन की सतह पर लगने वाले दाब के सीधे समानुपाती होती है। अब जब डोल्टन साहब आ चुके थे तो उसके बाद में यहाँ पर जो हेनरी साहब ने जो नियम दिया था वो दिया था P प्रपोर्शनल X। क्या नियम दिया था, P प्रपोर्शनल X। मतलब कि किसी द्रव्य विलयन, जो गैस द्रव में घुल रहा है तो वो विलयन है, उस विलयन की सतह पर लगने वाला दाब जो होगा उस विलयन की मोल भिन्न के क्या होगा, सीधे समानुपाती होगा। विलयन की सतह पर लगने वाला दाब जो होगा उस विलयन की मोल भिन्न के क्या होगा, सीधे समानुपाती होगा। अब विलयन की सतह पर लगने वाला दाब P जो है वह उसके मोल भिन्न X के क्या है, सीधे समानुपाती है। यदि मैं समानुपाती चिन्ह को हटा देता हूं तो समानुपाती चिन्ह को हटाने पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KHX। और यहाँ पर जाके पास में KH जो आ रहा है वो क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक। क्या आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, हेनरी स्थिरांक। अब सर ये हेनरी स्थिरांक जो है वो क्या है, तो हेनरी स्थिरांक जो है वो अलग अलग विलयन के लिए इसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और प्रश्न क्या बनता है, इस बात को आप अच्छे समझे। मैंने पहली बात तो ये कही कि केएच का मान अलग अलग विलयनों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ से कि सर जो आपके पास में के एच जो है इसकी क्या प्रोसेस है, यहाँ से एग्जाम में क्या प्रश्न आते हैं, ध्यान समझे इस बात को आप। मैंने अभी आपको समझाया है कि पी जो है आंशिक दाब जो है पी वो किसके बराबर है, के एच एक्स के बराबर है। मतलब मैं कैसे कह सकता हूं कि जो के एच बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एक्स। एच बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एक्स। मतलब यहां से बात हो जाती है कि सर यदि मैं ताप को स्थिर कर दूं, ठीक है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि एच के मान के बढ़ने पर, एच के मान के बढ़ने पर एक्स के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब मोल फ्रैक्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। जैसे ही मोल फ्रैक्शन के मान में कमी होगी तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो मोल फ्रैक्शन के मान में कमी होगी तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे, केएच के मान में वृद्धि से क्या होगा यहाँ पर, उसकी द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कंसेप्ट लिख देता हूँ रिमार्क पॉइंट करके। और यहाँ से बहुत अच्छा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना रखा है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से पहले अपन रिमार्क पॉइंट में क्या लिखते हैं कि के एच के मान में
वृद्धि होने से, pH के मान में वृद्धि होने से गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता कम होती है। गैसों की द्रव में विलेयता कैसे होती है दोस्तों? कम होती है। जैसे आपको मैं एक प्रश्न अच्छे से करवाता हूं इसके ऊपर। जैसे एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है आपसे, क्या कि जो जलीय स्पीसीज जो होती है, जलीय स्पीसीज जो होती हैं, जलीय स्पीसीज गर्म जल की अपेक्षा, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आरामदायक होती है। ऐसा क्यों? इस बात को आप अच्छे समझे कि जलीय स्पीसीज जो है वो आपके कहां पर गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में क्या होती है, वो अधिक आरामदायक होती है, वो आसानी से क्या कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को अच्छे से समझे आप कि नॉर्मली जो है आपके पास में बात करें अपन दो गैसों की, कौन सी गैसें होती हैं, एक तो है आपके पास में नाइट्रोजन गैस और एक कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर उनके मान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे बात करता हूं मैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन गैस आपके 298 केल्विन पर और नाइट्रोजन गैस 303 केल्विन पर, वहीं ऑक्सीजन गैस 290 केल्विन पर और ऑक्सीजन गैस 303 केल्विन पर। देखो 290 आपका जो नाइट्रोजन गैस जो है वो जैसे ही आपके पास में यहाँ पर 298 केल्विन पर इसके केएच का मान जो होता है लगभग 76 के आसपास होता है। केएच की वैल्यू कितनी बराबर होती है? लगभग 76 के बराबर होती है। और वहीं 303 केल्विन पर इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 88 के आसपास हो जाती है। कितने के आसपास हो जाती है? 88 के आसपास हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन के लिए केएच का मान 298 केल्विन पर कितना हो जाता है दोस्तों? लगभग 76 के आसपास होता है। और 303 केल्विन पर केएच का मान लगभग किसके बराबर हो जाता है? 88 के आसपास हो जाता है। वहीं मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके 298 केल्विन पर लगभग 34 के आसपास के केएच का मान हो जाता है। और वहीं इसका 303 केल्विन ताप पर इसका मान लगभग 48 के आसपास हो जाता है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, एक समझाने का तरीका है, समझ में कैसे आएगा। देखो दोस्तों, मैंने अभी समझाया आपको कि केएच के मान में वृद्धि होने से गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो रही है? कम हो रही है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे कि क्या बात समझ रहे अपन यहाँ पर कि सर हमने अभी समझा है कि KH का मान में वृद्धि हुई तो यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या हो रही है? कम हो रही है। गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या हो रही है? कम हो रही है। सिंपल सी बात समझी अपन ने। अब मैंने कहा यहाँ पर कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे मैंने 298 से मैंने क्या कहा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, 303 केल्विन तक ले गया मैं, तो केएच के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जैसे ही केएच के मान में वृद्धि हो गई तो बताओ नाइट्रोजन गैस की जल में घुलनशीलता क्या हो जाएगी? हो जाएगी। वहीं मैं बात करता हूं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस की टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन पर। उसकी जो केएच का मान जो है वो लगभग कितना है? 34। और जैसे ही उसका टेम्परेचर 303 केल्विन हुआ, उसका केएच का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे ही केएच का मान बढ़ा, उसकी द्रव गैस की द्रव में विलेयता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन की द्रव में विलेयता, जल में विलेयता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी कारण आपके पास में जो गर्म जल जो होता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, और गर्म जल का टेम्परेचर अधिक होने पर ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन जैसी गैसें जो होती हैं वो जल में आसानी से नहीं घुलती, और जल में आसानी से नहीं घुलेगी तो जलीय स्पीशीज के लिए ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन जैसी गैसें उनको उनके 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 पास में क्या होगी? पहुंच नहीं पाएगी, जिससे वो आरामदायक जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा एक मीनिंग याद रखना आप यहाँ पर कि सर केएच का मान बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। सर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी हो तो क्या होगा सर कि जैसे ही केएच का मान बढ़ेगा तो वहां पर आपके पास में गैस की द्रव में विलेयता कम होगी, क्योंकि वहां पर दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? यहाँ तक इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से समझें, अपनी लैंग्वेज में इसको क्या करें, आप याद रखें। नेक्स्ट जो आपके पास में यहाँ बात करता हूं मैं हेनरी नियम के पश्चात इसके प्रभाव। वही कि भाई पहला जो प्रभाव अपन यहाँ पर जो पढ़ा था ठोस गैस की द्रव में विलेयता पर जो अपन ने पढ़ा दाब का प्रभाव, वो किस प्रकार से अपन ने हेनरी नियम के अनुसार अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। हेनरी नियम के बाद में आपके पास में जो प्रभाव होता है इसका, वो अपन ताप के प्रभाव की ओर चलते हैं।
लेकिन इससे पहले अपन हेनरी नियम के अंदर छोटी सी चीज और पढ़ के चलते हैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, हेनरी नियम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो अनुप्रयोग की बात करता हूं मैं, तो पहला जो अनुप्रयोग है वो कहाँ काम आता है, हेनरी का नियम कहाँ काम आ रहा है। तो सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं, गर्मी का टाइम में भी ध्यान समझना इस बात को कि अपन जो है कोको कोला की बोतल लेते हैं, जैसे अपन उसको ढक्कन को ओपन करते हैं, आपके वहां से अंदर से क्या निकलती, गैस निकलती है। इस गैस के निकलने का कारण क्या, ध्यान समझे इस बात को। हेनरी साहब ने ये कहा था कि जितना दाब बढ़ाओगे उतनी ही, जितना दाब आप बढ़ाओगे उतना ही गैस की द्रव्य विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही कंसेप्ट आप क्या करते हैं, जब कोको कोला की बोतल के अंदर कोको कोला डालकर उसके अंदर CO2 गैस जब मिलाई जाती है, तो यही कंसेप्ट काम आता है। गैस का कंसेप्ट क्या काम आता है कि जब शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस की विलेयता, गैस की विलेयता दाब बढ़ाकर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाकर बढ़ाते हैं। मतलब कि जो कोको कोला की बोतलें होती हैं उनके अंदर अपन क्या करते हैं कि जब CO2 गैस की विलेयता बढ़ानी होती है तो उसको क्या करते हैं, अत्यधिक तेज ही दाब से क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, जिससे CO2 का दाब, CO2 जो होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, यहाँ पर विलय हो जाती है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा जो वहां पर आपके पास में दूसरा जो कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट कौन सा आता है यहाँ पर आपका, बैंड्स। दूसरा कौन सा आता है, बैंड्स वाला कंसेप्ट आता है। सर बैंड्स क्या होता है, ये एक तरह की क्या होती है, चिकित्सीय बीमारी होती है, चिकित्सीय बीमारी होती है। बीमारी का मतलब देखो सर कैसे होती है बीमारी, देखना ध्यान समझना इस बात को आप। ये जो बीमारी होती है वो किस में होती है, गोताखोरों में। किस में होती है, गोताखोरों में। अब गोताखोरों में बीमारी कैसी होती है, मान लेते हैं कि समुद्र है, गोताखोर जैसे जैसे नीचे जाएगा, गोताखोर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे गोताखोर समुद्र के नीचे जाएगा वैसे दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे दाब बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, भारी दाब जब बढ़ा, तो भारी दाब के बढ़ने पर, भारी दाब जब बढ़ता है तो भारी दाब के बढ़ने पर जो गोताखोर होते हैं, इन गोताखोर बाहरी दाब के बढ़ने पर, यहां समझते हैं कि बाहरी दाब के बढ़ने पर जो गोताखोर जो है, गोताखोरों 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 के रुधिर में, गोताखोरों के रुधिर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। गोताखोरों के रुधिर में क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस की विलेयता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जब आपका गोताखोर समुद्र के तल की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो बाहरी दाब बढ़ा, और जैसे जैसे बाहरी दाब बढ़ा तो आपके जो गोताखोर उसके रुधिर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की गैस की विलेयता क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लेकिन जब गोताखोर वापिस ऊपर की ओर आता है, गोताखोर वापिस ऊपर की ओर आता है, तब वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहरी दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाहरी दाब जब कम होता है, बाहरी दाब जब कम होता है तो यही नाइट्रोजन गैस, यही नाइट्रोजन गैस जो होती है वह बुलबुलों के रूप में, यह बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। यह बुलबुले के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। और जैसे ये बुलबुल के रूप में बाहर निकलती है तो आपकी जो केशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, बैंड्स उत्पन्न हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं अपन, बैंड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, बैंड्स डिजीज कहते हैं, बैंड्स रोग कहते हैं। यह जो बैंड्स डिजीज होती है ये इतनी घातक होती है कि इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को अच्छे से कंप्लीट करें। अब इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इससे बचने के लिए ये जो आपकी बैंड्स हैं, इससे बचने के लिए क्या किया, इससे बचने के लिए यहाँ पर आपके देखा होगा गोताखोर पीछे टंकी लगा घूमते हैं, टंकी लगा घूमते नहीं, टंकी लगाकर वहां पे अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे जैसे गोताखोर पीछे टंकी लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है, हीलियम गैस, हीलियम को क्या करते हैं वहां पर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस के साथ में क्या डालते हैं, हीलियम को डालते हैं। क्योंकि जो गैसें होती है ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसें जो होती हैं उनको हीलियम गैस के साथ तनु करके क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। तो हीलियम गैस के साथ ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसों को हीलियम के साथ तनु करके टैंक में डालते हैं। तो यह जो होती है हीलियम गैस जो होती है
वह आपके पास में रुधिर के अंदर विलेयता को इतनी बढ़ाती नहीं है, और जब बढ़ाएगी नहीं यहाँ पर, तो आपके बेंट जैसी बीमारियां नहीं होगी, बेंट जैसी बीमारी वहां पर नहीं होगी। इस बात को अच्छे से याद रखें कि जो गैस का जो उसका टैंक जो होता है, गोताखोर टांगते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होती है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सी होती है, हीलियम। लगभग जो आपके पास में नाइट्रोजन गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वह आपके पास में लगभग होती है 56.2%, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो होती है लगभग 32.1%, और यहाँ पर हीलियम गैस जो होती है वो लगभग होती है 11.8% के आसपास, 11.7% के आसपास, कितने परसेंट के आसपास होती है, 11.7% के आसपास होती है, लगभग ये रेशियो इसके अंदर रहता है। तो ये 56.2% के आसपास रहती है उसके अंदर, ये 32.1% के आसपास रहती है, और यह 11.1% के आसपास वहां पर रहती है। इस बात को अच्छे से कंप्लीट करें। आपके दो मैंने अनुप्रयोग पढ़ाए हैं। पहला जो मैंने पढ़ाया है वो शीतल पेय पदार्थों को उसके अंदर CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए दाब को बढ़ाते हैं, अतिरिक्त दाब के साथ में उसको क्या करते हैं, लगाते हैं। दूसरा अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पर बेंड्स का। बेंड्स का कंसेप्ट क्या है कि गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र तल की तरफ जाते हैं, तो उनका बाहरी जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। बाहरी दाब के बढ़ने के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर रुधिर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे गोताखोर ऊपर की तरफ आता है तो बाहरी दाब के कम होने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बुलबुले के रूप में वहां से बाहर निकलती है, जिससे बैंड्स उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक जानलेवा और घातक बीमारी होती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, गोताखोरों के पीछे टैंक लगाते हैं, उस टैंक के अंदर हीलियम से तनु करके ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। यहाँ पर हीलियम की मात्रा 11.2% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, लगभग दोस्तों 56.2% होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 32.1% होती है। यहाँ का जो तीसरा जो इसका जो अनुप्रयोग जो है वो तीसरा अनुप्रयोग क्या है, यहाँ पर तीसरा अनुप्रयोग जो होता है वो एनोक्सिया से संबंधित होता है। इससे संबंध होता है दोस्तों, एनोक्सिया से संबंध होता है। होता क्या है दोस्तों कि जो आपके पास में पर्वतारोही जो होते हैं या जो आरोह होते हैं, पर्वतारोही या आरोह जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, कम। जैसे जैसे अपन ऊपर की सतह की तरफ जाते हैं दाब क्या होता है, कम। और दाब कम होने पर दाब क्या होगा, कम। तो दाब कम होने पर आरोहकों की केशिकाओं अथवा रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता में कमी होगी। सांद्रता में कमी होने से सांद्रता में कमी होने से सांद्रता में कमी होने से जो आपके पास में आरोहक होते हैं, आरोहक की सोचने की क्षमता, आरोहक की सोचने की क्षमता, आरोहक की सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे एनोक्सिया कहते हैं, जिसे एनोक्सिया कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पर एनोक्सिया किसे कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऊंचाई की तरफ, प्रेशर का मान कम होता है। जिससे प्रेशर कम होगा तो केशिकाओं अथवा रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम होने पर उनकी सोचने की क्षमता में कमी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं अपन, एनोक्सिया कहते हैं। तो हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग अपन आसानी से समझ लिए हैं। यह के पास में हेनरी नियम के क्या थे, अनुप्रयोग थे। नेक्स्ट टाइम अगली जो क्लास होगी, इस अगली क्लास में अपन जो है वाष्प दाब के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे अपन, अगली जो आपके पास में क्लास होगी इस क्लास में अपन वाष्प दाब के बारे में वहां पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो वाष्प दाब रहेगा। वाष्प दाब के अंदर अपन जो है राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, डोल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, और इन्हीं नियमों के बाद में अपन राउल्ट के नियम के बारे में भी चर्चा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में भी अपन वहां पर चर्चा करेंगे। 2 क्लासें और रहेगी इस चैप्टर की, उसके बाद का चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों अपन आज जो पढ़ा उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़े हैं, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। पहला अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने विलेयता किसे कहते हैं दोस्तों। तो विलेयता का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की अधिकतम मात्रा में घुली हो, उसे क्या कहते हैं अपन दोस्तों, विलेयता कहते हैं। जो विलेयता जो होती है किस किन कारकों पर निर्भर करती है, विलेयता जो होती है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। दूसरा जो आपका निर्भरता का कारक जो होता है वो कौन सी होती है, ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, विलय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीसरा जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर कि ठोसों की द्रव में विलेयता,
ठोसों के द्रव में विलेयता के अंदर अपन जो पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक ठोस द्रव में घुले ये निश्चित नहीं होता है। इसको कैसे समझा अपन ने कि शर्करा व NaCl नमक का जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, परंतु शर्करा व NaCl बेंजीन में नहीं घुलते। एंथ्रासिन व नेप्थलीन जो होते हैं वो बेंजीन में घुलते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका कारण क्या होता है? कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं और अध्रुव विलय अध्रुव विलायकों के अंदर घुलनशील होते हैं, अर्थात समान समान को घुलता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कि ठोस पदार्थ जब द्रव में घुलता है तो ठोस के द्रव में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन विलीनीकरण कहते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है कि ठोस विलय के कण जो होते हैं वह वहां पर संघट्ट करते हैं। विलय के कण ठोस विलय कण से क्या करते हैं? संघट्ट करने लगते हैं, जिसे विलयन के अंदर जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? अपन क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और ये क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वहां पर साम्य स्थापित ना हो जाए, और साम्य स्थापित हो जाएगा तो वहां पर गतिक साम्य स्थापित होने पर वहां पर सांद्रता क्या हो जाएगी? उस विलयन की स्थिर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन कंसेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पर संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन के बारे में अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था अपन ने? वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घुले। वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घुले। जबकि असंतृप्त विलयन पर क्या हो कि वह विलयन जिस पर दिए गए ताप पर और अधिक विलय उसके अंदर क्या हो जाए? घुलनशील हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अपन असंतृप्त विलय कहेंगे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि ताप का प्रभाव उस पर क्या पड़ता है? ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान रखें कि ले-सुतली नियम के अनुसार अपन बात करेंगे यहाँ पर, यदि प्रक्रम उष्मा शोषी होगा तो क्या होगा? पर ताप बढ़ने पर विलेयता भी बढ़ेगी, और यदि उष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होगी? ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था यहाँ पर दाब का प्रभाव। दाब प्रभाव क्या होता है सर? कि ठोस की द्रव में विलेयता का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस एवं द्रव किस प्रकृति के होते हैं? असंपीडी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, सेकंड कंसेप्ट पढ़ा था, वो पढ़ा था अपन ने गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? इसके अंदर सभी पहला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने कि सभी गैसें जल में घुलनशील नहीं होती है। जैसे सर ऑक्सीजन गैस जो होती है जल में कम घुलनशील होती है, जबकि जो HCl गैस जो होती है वो जल में अत्यधिक विलय होती है। अब सर जो गैस होती है वो द्रव में किस प्रकार से घुलती है? तो मैंने कहा कि जैसे जैसे मैंने दाब को बढ़ाया, मैंने दाब का कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको दाब बढ़ाया तो वैसे वैसे द्रव जो गैस है वो द्रव के अंदर क्या हो रही है? घुल रही है। इसका मतलब व्यापक दाब के बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि गैस के कण द्रव में विलेयता और दाब के मध्य क्या करते हैं? अपन मात्रात्मक संबंध किसने दिया था? तो वो दिया था हेनरी साहब ने। हेनरी साहब ने क्या कहा था सर कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस विलयन की सतह पर लगने वाले दाब के क्या होती है? सीधे समानुपाती होती है। और डाल्टन साहब के बाद में वापस एक नया नियम दिया, उसमें क्या कहा था कि जो गैस के कण जो है, जो विलयन की सतह पर लगने वाला दाब जो होगा वह दाब पी उसकी मोलभिन्न का मतलब उसकी विलेयता, मोलभिन्न की क्या होगी? सीधे समानुपाती होती है। वहां से मैंने केज का कंसेप्ट निकाला था। सर केज का कंसेप्ट आपने क्या निकाला था? तो केज का कंसेप्ट मैंने निकाला था यहाँ से कि केज का मान अलग अलग विलयनों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग विलय के लिए अलग अलग होता है। P बराबर KH अपॉन X, KH बराबर P अपॉन X। मतलब जैसे जैसे केज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव के अंदर विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्या था प्रश्न यहाँ पर? प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जलीय स्पीशीज गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना आरामदायक होती है। कैसा? जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाया था कि नाइट्रोजन गैस 298 केल्विन पर लगभग 76 के आसपास का केज का मान होता है, और 30 केल्विन मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे वैसे केज के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और केज के मान में वृद्धि होने पर विलायक जो गैस के कण है वो द्रव के अंदर क्या हो रहे हैं? कम विलयशील होते हैं। इस कारण जो होते हैं वो ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में क्या होते हैं? आसानी से आरामदायक रूप से रह सकती है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ा था इसके अंदर अपन ने वो पढ़ा था अपन ने यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा याद रखना कि केज का मान विलेयता के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आपके पास में जो कंसेप्ट था इसका वो था हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला नियम का अनुप्रयोग क्या था यहाँ पर कि शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस की विलेयता दाब बढ़ाकर बढ़ाते हैं। दूसरा क्या था? बैंड्स वाला। बैंड्स क्या होता है सर कि सर यहाँ पर गोताखोर के बारे में बात करते हैं, वह जब नीचे जाते हैं तो उनका बाहरी दाब बढ़ता है, जिससे रुधिर के अंदर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, और जब वो ऊपरी सतह पर आते हैं तो वहां पर बाहरी दाब कम होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, वहां बैंड्स उत्पन्न हो जाता है, उसी को अपन बैंड्स रोग कहते हैं। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। अगला जो यहाँ पर अपन जो इससे बचने के लिए अपन ने देखा होगा गोताखोर पीछे टैंक लगाते हैं, उस टैंक के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीलियम से तनुकृत करके उसके अंदर डाला जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 56.2%, ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर होती है 32%, और हीलियम की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 11.7%। लास्ट अपन यहाँ पर अनुप्रयोग जो पढ़ाता है वो पढ़ाता अपन यहाँ पर एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है सर कि जो पर्वतारोही जो होते हैं या आरोहक जो होते हैं, जो ऊपर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनमें जब अपन सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाब में क्या होती है? कमी। और दाब में कमी होने के कारण वहां पर आरोहकों की जो केशिकाएं होती हैं अथवा रुधिर
जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन या जैसे जो ऑक्सीजन गैस जो होती है उनकी सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी। और कंसंट्रेशन में जब बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर कमी होगी तो आपके सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी सोचने की क्षमता जब कम होती है इसी को क्या कहते हैं, अपन एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपन चैप्टर इस चैप्टर के अंदर अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो टॉपिक रहेगा आपका वाष्प दाब। जो वाष्प दाब टॉपिक जो रहेगा उसी के अंदर अपन दो नियम पढ़ेंगे, एक तो राउल्ट का नियम और उसी के अंदर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी अपन यूज करेंगे। और इन्हीं से लगता हुआ आपके पास में राउल्ट के नियम से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।